गांव में चंदा अपनी पति और सास के साथ रहा करती थी। चंदा का पति पीता खाता था और घर में हर दिन कलेश किया करता। लेकिन चंदा के दो छोटे बच्चे भी थे। अब बेचारी चंदा अपने शराबी पति के पीछे बर्बाद होने से अच्छा अपनी बूढ़ी सास और बच्चों को पालने का जिम्मा खुद उठाती है। माँ जी, मैं आपके बेटे के 7 जन्मों की कसमों वादों के साथ इस घर में कदम रखकर आई थी, लेकिन वो तो अपनी कस्में वादे निभा ही नहीं पा रहे। लेकिन मैं अपने बच्चों को और आपको ऐसे भूखे मरते नहीं देख सकती। मैं काम करूंगी। बहू, भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, लेकिन तू बहू होकर भी मेरे घर की सारी जिम्मेदारियों को कितनी अच्छी तरह से संभाल रही है। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है। इस उम्र में मेरे हाथ पैर सही से काम नहीं करते, वरना मैं भी तेरा सहारा तो बन ही जाती। कोई बात नहीं माँ जी, अगर आपकी जगह मेरी माँ होती तो क्या मैं उनकी सेवा नहीं करती। सास बहू ये बातें कर ही रहे थे कि तभी नशे में धुत सुनील घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है। चंदा, मुझे पैसे चाहिए। मुझे अभी पैसे दे, वरना मैं बाहर बंधी गाय बेच दूंगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? सुबह ही आप राशन के पैसे चुरा कर ले गए हैं और ये हाथ में जो आपकी ये शराब की बोतल है, ये उसी से लेकर आए हैं ना आप। लेकिन इतना पीने के बाद भी आप और पीने की बात कर रहे हैं। मुझे बस पैसे चाहिए। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं दरवाजे पर बंधी गाय बेच दूंगा। कितना नालायक बेशरम हो गया है रे तू। नवरात्रि के दिन आने वाले हैं और तेरी शराब पीने की आदत है कि जा ही नहीं रही। आपको जो करना है ना, कर लीजिए। मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। और अब क्या मैं पैसे चोरी करके लेके आऊं? एक गाय दरवाजे पर बंधी है जो सुबह शाम 2 लीटर दूध देती है, जिससे बच्चों का और माँ का गुजारा हो जाता है। लेकिन नहीं, आपको तो पीने से फुर्सत ही कहाँ है। चंदा अपने पति को इतना कहती ही है कि तभी सुनील नशे में तो था ही और वो अपनी पत्नी चंदा के बाल पकड़कर उसे पीटने लगता है। तू मुझे शराब पीने के लिए पैसे नहीं देगी? तेरी जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही चल रही है। अभी बताता हूँ तुझे। अरे कमीने, छोड़ दे मेरी बहू को। एक तो कुछ कमाता धमाता नहीं है और वो बेचारी लोगों के खेतों में काम कर रही है और 2 पैसे घर लेकर आ रही है, तो तू उसे भी पीने खाने में उड़ा देता है। बेशरम कहीं का। ऐसी औलाद होने से अच्छा तो मैं बांझ ही रह जाती भगवान। कुंती अपनी बहू को बचा रही होती है और सुनील नशे में धुत अपनी पत्नी को पैसों के लिए मार रहा होता है। हालांकि हर रोज चंदा अपने शराबी पति से मार खाया करती। और तो और, अब अगले दिन चंदा जमींदार के खेतों में काम करने जाती है, तो जमींदार ने चंदा को खेतों में काम नहीं करने देती और कहती है कि उसका बेवड़ा पति जमींदार से लड़ने आया था। ये सुनकर चंदा बहुत परेशान हो जाती है और अपने घर लौट आती है। अरे बहू, क्या बात है? कुछ भूल गई है क्या? अभी अभी तो तू काम पर निकली थी, फिर वापस कैसे आ गई? माँ जी, दरअसल जमींदारनी ने मुझे कहा है कि आज से काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जमींदार जी से लड़ाई की है और ये भी बोला है कि मेरी पत्नी अब से काम पर नहीं आएगी और उनसे पैसे भी मांग लिए। मेरी जितने दिनों की मेहनत थी वो उनसे मांग कर ले आए और शराब में उड़ा दी। हे माता रानी, कब इस नालायक निकम्मे निठल्ले को अकल आएगी? मैं तो अपनी बहू का हाल देखकर परेशान हो गई हूँ। माँ जी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। जहाँ भी काम ढूंढती हूँ, ये वहाँ जाकर लड़ाई झगड़ा कर आते हैं। इनकी वजह से हर कोई मुझे काम से निकाल देता है। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? चंदा बहुत परेशान होती है और उसके सर में भी दर्द था। तभी कुंती अपनी बहू चंदा के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। चंदा चाय पीते ही मुस्कुराती है और सामने लगी माता रानी की फोटो के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे माता रानी, आपने तो मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दी। सच में आप अपने बच्चे को बिल्कुल माँ की तरह ही देखभाल करके पालती हैं। जिस तरह एक बच्चा परेशानी में हो और माँ उसके सर पर हाथ रख दे और बच्चा खुश हो जाता है, वैसे ही आपने भी मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। अरे मैं कुछ समझी नहीं बहू, क्या कहना चाह रही है तू? माँ जी, कुछ दिनों के बाद नवरात्रि है, लेकिन मैं नवरात्रि से पहले चाय की दुकान खोलना चाहती हूँ। आपके हाथों की चाय में जादू है, जिसे पीते ही मेरे सर का दर्द हल्का हो गया।
यानी लोगों के दर्द की दवा आपकी चाय बनेगी। हम चाय की दुकान खोलेंगे। तब ये किससे लड़ने आएंगे? क्योंकि दुकान तो हमारी खुद की होगी ना। मुझसे तो इनका रोज का लड़ना झगड़ना अब देखा नहीं जाता। अरे तू सही कह रही है बहू। अपनी गाय तो अच्छा खासा दूध दे ही देती है। उस दूध से काम चल जाएगा। और चाय पत्ती चीनी कितनी ही महंगी आती है। इतना बंदोबस्त तो हम उधार पर भी कर लेंगे। दोनों को ही ये आइडिया बहुत पसंद आता है। और अब चंदा भी अपनी माँ के दिए हुए सोने के कंगन गिरवी रखकर चाय की दुकान खोल लेती है। ऐसे ही एक दो दिन बीतते हैं और चाय की दुकान ठीक ठाक चल रही थी। ज्यादा ग्राहक भी नहीं आ रहे थे। लेकिन चंदा ये सोचती है कि अभी नई नई दुकान है, सब ठीक ठाक चल रहा है। और ऐसे ही एक रोज देर रात सुनील नशे की हालत में धुत घर आता है। अरे जी संभल कर चलिए, गिर गए तो हाथ पैर टूट जाएगा, फिर चलने लायक भी नहीं रहेंगे आप। पीने के अलावा कोई काम है क्या आपको? तुम मुझसे जुबान चलाएगी? मैं तेरा पति हूँ, समझी? और पत्नी का काम होता है घर में खाना बनाना, बच्चे संभालना और अपनी जुबान बंद रखना। लेकिन आजकल तो तेरे पर निकल आए हैं। तूने चाय की दुकान लगा ली, वो भी मुझसे बिना पूछे। आज 2-3 दिन बाद मुझे पता चल रहा है कि मेरी पत्नी की गांव में चाय की टपरी खुली हुई है। अरे हाँ, तो तू काम नहीं करेगा तो क्या बहू भी अपने हाथ पैर ना चलाए? पहले जमींदार के खेतों में काम करती थी तो तूने जमींदार से गाली गलौज कर ली। तो उसने बेचारी ने अब खुद का काम खोला है। अब उसमें भी तुझे दिक्कत है। अरे क्या परेशानी है तुझे बेवड़े? हाँ, मुझे दिक्कत है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ गांव के मर्द लोग ही चाय पीने आते हैं और बातें बनाते हैं। कभी देखा है चाय की दुकान पर औरतों को? देखिए, अब आप चाय की दुकान को लेकर कोई मुद्दा मत खड़ा कीजिए। मुझे पता है, आज भी आपका लड़ने झगड़ने का मन कर रहा है। आज तो तूने अच्छा पैसा कमाया होगा। चला दे, मुझे पैसे दे, मुझे शराब पीनी है। इतना कहकर सुनील अपनी पत्नी चंदा के बाल पकड़ लेता है और उससे चाय की दुकान पर हुई बिक्री के पैसे जबरदस्ती छीन लेता है। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं और चंदा जो भी कमा कर लाती, वो सुनील शराब पीने के लिए उससे छीन लिया करता। अब तो धीरे धीरे गर्मी के कारण चंदा की चाय की दुकान भी चलना लगभग बंद हो चुकी थी। चंदा के पास कोई और रास्ता नहीं था। चंदा को गांव में काम भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि चंदा जहां भी काम किया करती, सुनील बस लड़ झगड़ लिया करता। अरे बहू, मैं तो कहती हूँ ये चाय की दुकान भी बंद कर दे। अब भूखे मरने की नौबत आ ही गई है तो हम क्या कर सकते हैं? तूने तो अपनी तरफ से कोशिश की ना। माँ जी, मुझे पता है कि हमारे घर में दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, माता रानी सब ठीक करेगी। चाय की दुकान तो ढंग से चल नहीं रही। पूरे दिन में 5 कप चाय ही बिकी है। ऐसे घर कैसे चलेगा माँ जी? अरे वही तो बहू, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। और इस नालायक को पीने से फुर्सत नहीं मिल रही। ना ही अपने नन्हे मासूम बच्चों को देखकर उसे तरस या दया आती है। लगभग 15 से 20 दिन बाद ही चंदा अपनी चाय की दुकान भी बंद कर देती है, क्योंकि उसका पति उससे पैसे ले लिया करता था और गर्मी के कारण चंदा की चाय की दुकान पर भी ज्यादा बिक्री नहीं हो पा रही थी। अब चंदा अपनी सास से ये कहकर घर से सुबह निकल जाया करती कि उसे एक अच्छा काम मिला है, जिससे उसे अच्छे पैसे मिल जाया करेंगे। लेकिन वो गांव के बाहर वाले मंदिर के बाहर भीख मांगने लगी थी। हे माता रानी, मैंने अपने घर में बताया है कि मुझे अच्छी खासी नौकरी मिली है, लेकिन मैं यहाँ मंदिर के बाहर भीख मांग रही हूँ। बस मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का पेट भर जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। चंदा माता रानी की बड़ी भक्त थी। सुबह शाम चंदा माता रानी को भोग लगाए घी का दीपक जलाए बिना खाना नहीं खाती थी, भले ही उसे खुद भूखा क्यों न रहना पड़े। चंदा के पास गाय तो थी ही। उस गाय के दूध से जितनी भी मलाई निकलती, उसका घी बनाकर चंदा माता रानी का दीपक जलाया करती। अब ऐसे ही समय बीतता है। चंदा भीख मांगकर अपने परिवार का गुजारा कर रही होती है। अरे बहू, तूने बताया नहीं कि तू कौन सा काम करने जाती है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि कहाँ काम कर रही है, कैसी जगह है, वो लोग ठीक तो है ना? माँ जी, काम अच्छा है। एक बैग बनाने की छोटी सी कंपनी है, उसमें चाय पानी का काम मिला है। सब अच्छा है, बस आप चिंता मत कीजिए। सब अच्छा करेंगी माता रानी। कल से तो नवरात्र भी शुरू है।
मुझे व्रत भी तो रखना है ना। मेरी बच्ची, व्रत में तुझसे काम तो हो जाएगा ना। अगर ना हो पाए तो माता रानी के आगे हाथ जोड़ दियो और धूप बत्ती कर दियो। चंदा को मंदिर के बाहर भीख मांगते हुए कई दिन हो जाते हैं। अब पहले नवरात्रे वाले दिन चंदा माता रानी के दर्शन करके मंदिर के बाहर भीख मांगने बैठ जाती है। चंदा बेहद ही सुंदर थी। बेशक वो गरीब थी, लेकिन उसकी सुंदरता लोगों को हमेशा आकर्षित करती। चंदा बाहर बैठी हुई भीख मांग रही थी। तभी मंदिर में एक सेठ आता है, और सेठ जैसे ही मंदिर में जाने लगता है, सभी भिखारी सेठ के आसपास घूमने लगते हैं। तभी सेठ की नजर वहीं बैठी चंदा पर जाती है, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी सेठ अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर चंदा को दिखाते हुए चंदा से कहता है। दिखने में तो बड़ी सुंदर हो तुम, लेकिन भीख मांगते हुए अच्छी नहीं लग रही। मेरा मतलब है तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। चलो मेरे साथ, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जी 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 नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। प्यार से समझा रहा हूँ, चलती है या जोर जबरदस्ती करके लेके जाऊं? वैसे तो मैं मंदिर आया था, लेकिन तेरी सुंदरता देखकर मेरा ईमान डोल गया। इतना कहने के बाद सेठ चंदा का हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश करने लगता है। चंदा भी अपना हाथ खींचती है। सेठ जबरदस्ती चंदा को कार में बैठाने लगता है। तभी वहां एक औरत आती है और सेठ का हाथ पकड़कर सेठ को जोरदार तमाचा मारती है। वहां मौजूद सब लोग उस औरत को देखने लगते हैं। औरत बड़े और अमीर घर की लग रही थी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मंदिर के पास से एक औरत को जबरन लेकर जा रहा है। कौन है तू? और तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे थप्पड़ मारे? अभी पुलिस बुलाता हूँ। जिसे बुलाना है बुला ले, लेकिन तुझे मैं जेल भिजवा कर ही दम लूंगी। और बहन, तुम घर जाओ। पास खड़ी चंदा ये सब देख रही होती है, लेकिन चंदा को वो औरत एक साधारण औरत नहीं दिख रही थी, बल्कि वो 9 हाथों वाली माँ दुर्गा को देख रही थी। साक्षात माँ दुर्गा! ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी इज्जत बचाने माँ दुर्गा आई। हे माँ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई, वो भी इन पावन नवरात्रों में। इतना कहने के बाद ही चंदा उस औरत यानी माँ दुर्गा के पैरों में गिर पड़ती है और उनसे आशीर्वाद लेकर घर लौट आ। जब चंदा घर आती है तो देखती है कि सुनील अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोया है, और कुंती चंदा को बताती है कि सुनील को शहर में अच्छा काम मिल गया है और आज उसने अपने बेटे को एक कार के सामने से बचाया। ये देखकर उसे सदमा लगा और उसने अपने आप को बदलने का फैसला किया। यानी माँ दुर्गा के दर्शन के बाद चंदा के दिन बदलने शुरू हो चुके थे।